देखिए आज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो उसको बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है और उनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, उसको डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे। पर अभी जो है मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट और सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, उसको जो हमने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस किया है ना। तो अब देखते हैं अपन उस पर्टिकुलर जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन क्या होती है और ये तीनों मॉलिक्यूल्स किस तरह से जो इसकी स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने में किस तरह से जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम वन बाय वन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली हम जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो है कैसे इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में वेरियस जो है फंक्शंस को प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ लिपिड के बारे में। आपके सामने जो स्क्रीन पर मैंने कुछ लिपिड्स को इस तरह क्लासिफाई किया है कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड जो है किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो देखिए लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो कि हम जनरली उसको एक पॉलीमर के रूप में जो है नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि लिपिड्स का मॉलिक्यूल जो है वो कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करने से जो है इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं बनती, जैसे कि प्रोटीन्स जो है एज ए पॉलीमर अपन काउंट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड है उसको एज ए पॉलीमर हम जो है डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहां पर जो एक यूनिट बार बार रिपीट होने से वो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी पैटर्न नहीं होता जो लिपिड के अंदर जो है एज ए पॉलीमर जो है डिस्कस करें। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉलीमर मॉलिक्यूल नहीं है। अब देखें कि यहाँ पर जो है लिपिड को किस तरह से क्लासिफाई किया है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। एक तो हम यहाँ पर मेन फास्फोलिपिड की बात करेंगे, दूसरा हम ग्लाइकोलिपिड और थर्ड जो है हम स्टीरोल की बात करेंगे। तो इस तरह से लिपिड्स को तीन क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पार्टिसिपेट करता है। एक तो फास्फोलिपिड की फॉर्म में, दूसरा ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में और थर्ड जो है वो स्टीरोल की फॉर्म में जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर जो फर्दर फास्फोलिपिड को हम दो तरह से यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक स्पिंगोफास्फोलिपिड और एक दूसरा ग्लिसरोफास्फोलिपिड। स्पिंगोफास्फोलिपिड और ग्लिसरोफास्फोलिपिड, हम इन तीनों को जो है यहाँ पर इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक जनरल जो है क्लासिफिकेशन का पैटर्न है जिसमें हम जो है वन बाय वन जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए ये लास्ट क्लास में हमने जो है इस तरह से कुछ, एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ मैं, हमने इस तरह से कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स को देखा था जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे, और इस पर्टिकुलर लेयर को जो कि कोर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है उसको हमने लिपिड बाइलेयर को के रूप में जो है यहाँ पर डिस्कस किया था। और इसमें दो लीफलेट्स की बात की थी कि ये वाला जो है आउटर लीफलेट है और ये जो है एक इनर लीफलेट है जो कि साइटोसोलिक साइड की तरफ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मेन जो लिपिड कंपोनेंट्स है इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में, वो मेन कंपोनेंट्स कौन सा होता है? फास्फोलिपिड होता है। एक्सेस में जो है यानी कि मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो फिर वो क्या होगा? फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल यानी कि लिपिड का फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। और उसमें भी जो ग्लिसरोफास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है वो जो है वहां पर मेनली पार्टिसिपेट करता है, जो कि ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ जो बाइंड किए हुए हैं। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आउटर लीफलेट एंड इनर लीफलेट। और हमने कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनाए थे जो कि इसको क्रॉस किए हुए थे, कुछ प्रोटीन के बाहर बाइंड किए हुए थे, कुछ प्रोटीन जो है इनर साइड की तरफ बाइंड किए हुए थे जो कि नॉन कोवलेंटली बाइंड थे,
जो अंदर से क्रॉस कर रहा था प्रोटीन वो कोवलेंटली बाइंड था, जिसको हमने इंटीग्रेटेड प्रोटीन बोला था। ठीक है, ये सब हम प्रोटीन जब पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो कोर रीजन है लिपिड का वो किस तरह से जो है यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, अरेंजमेंट इसका किस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका एक हेड शो किया गया है इस मॉलिक्यूल का, और उसके बाद में जो है इसके साथ इस तरह की कुछ टेल रीजन जो है शो किया गया है। तो इस लिपिड का जो कोर रीजन है जिसके अंदर जो है आप देखेंगे जो टेल पार्ट है इस पर्टिकुलर फास्फोलिपिड का वो एक दूसरे के साथ जो है यहाँ पर अटैच्ड है, और ये बिल्कुल जो है यहाँ पर अरेंज है इस तरह से, जो कि इसका नॉन पोलर पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है इस कोर का। यहाँ पर देखिए ये नॉन पोलर पार्ट है, और ये जो हेड है वो पोलर रीजन को शो कर रहा है, और ये जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। एक लीफलेट का जो पोलर हेड है वो नॉन साइटोसोलिक साइड प्रेजेंट है, और एक लीफलेट का जो है जैसे कि अंदर वाले साइटोसोलिक साइड जो लीफलेट है उसका पोलर हेड साइटोसोलिक साइड की तरफ है, और बीच में जो है टेल रीजन जो है दोनों का कंपोज है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो क्या है, नॉन पोलर रीजन, और यहाँ पर जो है बाहर की तरफ इसका पोलर रीजन है, जहाँ पर जो है मैंने इस मॉलिक्यूल को दिखाया है कि ये वाला फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल इसका पोलर हेड है, और ये पोलर हेड जो है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। यहाँ पर मैंने एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें पानी है मान लीजिए, तो ये पानी के घड़े को रखा हुआ है उसके ऊपर, तो आपको इजीली जो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पोलर हेड है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग शो करता है, और ये जो है नॉन पोलर टेल है। यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूल्स है, और दोनों मॉलिक्यूल्स को मैंने अलग अलग शो किया है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंसेस है, ये फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसमें भी हेड प्रेजेंट है, इसमें भी टेल प्रेजेंट है। ये फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है इसमें भी जो है पोलर हेड प्रेजेंट है, और इसमें नॉन पोलर जो है टेल प्रेजेंट है। बट यहाँ पर आपको कुछ किंक वाली स्ट्रक्चर जो है दिखाई दे रही है, यहाँ से बैंड हो गया है इसका टेल जो है, और इसमें जो है बिल्कुल स्ट्रेट जो है क्या दिखाई दे रही है आपको, टेल दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनके भी पोलर हेड है बट उनमें एक ही जो है टेल प्रेजेंट है, यानी कि ये सिंगल टेल्ड है, ये डबल टेल्ड है, और ये डबल टेल्ड और किंक भी इसके अंदर प्रेजेंट है, बैंड थोड़ा सा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो कि इस तरह की वेराइटी शो कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका सिंपल सा रीजन है जो कि मैं अभी यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। जब इस पर्टिकुलर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को जब अपन ब्रेक डाउन करेंगे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जिससे ये मिलकर बना हुआ है, तब हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा कि इसमें इस तरह की बैंड क्यों है और ये स्ट्रेट क्यों है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं इस पर्टिकुलर जो जीपीएल है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, जो कि फॉस्फोलिपिड का ही एक पार्ट है, और मेनली जो है इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर प्रेजेंट है, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल वे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जो कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैंने कोई लाइपेज यानी कि फास्फोलाइपेज से अगर ट्रीट किया तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो फैटी एसिड का है। फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंगल एक भी प्रेजेंट हो सकता है, और जो है वो डबल फैटी एसिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर इस तरह की टेल क्यों बनाई है, स्ट्रेट और किंक वाली और सिंगल टेल वाली, तो आपको इसमें समझ में आएगा कि ये जो फैटी एसिड का कंपोनेंट है फास्फोलिपिड का, वो यहाँ पर इस मैनर में मैंने ड्रॉ किया है कि एसिड है तो इसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर एक लॉन्ग जो है कार्बन चेन प्रेजेंट है, और इस कार्बन चेन को हम हाइड्रोकार्बन चेन बोलेंगे। और अगर इस एसिड का जो कार्बन है इसमें काउंट कर लेते हैं, सीओ ग्रुप जो है काउंट करें ये वाला, यहाँ से अगर इसकी काउंटिंग स्टार्ट करें अपन, देखिए जिसमें मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सीओ ग्रुप को, एसाइल ग्रुप को काउंट कर रहा हूं, तो मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स कंपाउंड को जो है फैटी एसाइल जो है कहूंगा। और अगर मान लीजिए सिर्फ कार्बन चेन काउंट कर रहा हूँ तो ये एक हाइड्रोकार्बन चेन जो है को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो है मैं इसको बोल रहा हूँ फैटी एसाइल, तो इसके अंदर एक सीओ ग्रुप और इंक्लूडेड है। और अगर मैं सारा का सारा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिफाइन करूँ तो फिर आप देखेंगे इसको मैं बोलूँगा फैटी एसिड।
इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फैटी एसिड बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ फैटी एसिड में ये जो कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में कोई भी अनसेचुरेशन प्रेजेंट नहीं, सारी की सारी कार्बन चेन सेचुरेटेड मैनर में प्रेजेंट होती है, तो उसको मैं बोल देता हूँ सेचुरेटेड फैटी एसिड। और इसमें जो है फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन है उसको मैं फर्स्ट नंबर से शो करूंगा, और उसके बाद में सेकंड कार्बन, फिर थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, सेवंथ कार्बन, इस तरह से जो है जितने भी इस फैटी एसिड में कार्बन चेन का लेंथ है वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेकंड जो नंबर कार्बन है उसको मैं इस फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में इसको अल्फा कार्बन रिप्रेजेंट करूंगा, फिर दूसरा जो है बीटा कार्बन को सेम मैं यहाँ पर इंडिकेट करूंगा, और जो फाइनल लास्ट कार्बन है उसको मैं मेगा कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम जो इसके अंदर मार्किंग कर सकते हैं कि कौन सा अल्फा कार्बन है, कौन सा बीटा कार्बन है। ऐसा ही अगर मान लीजिए इस फैटी एसिड के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, तो फिर इस फैटी एसिड को मैं जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोलूंगा, जो कि मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। मोस्टली कहाँ प्रेजेंट है, वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, और इसमें डबल बॉन्ड का प्रेजेंस शो किया गया है इस पर्टिकुलर कार्बन चेन में, जो कि इस डेल्टा 9 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से इसका इंडिकेशन दिया कि 9 नंबर कार्बन जो है वो अनसेचुरेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और दो डबल बॉन्ड भी, यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं। अगर वो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो फिर उसमें डबल बॉन्ड जो है वो कभी भी कॉन्जुगेशन फॉर्म में नहीं होगा, ये स्पेशली आप ध्यान रखें। कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह की जो अरेंजमेंट है कि डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटली प्रेजेंट नहीं होता कभी भी। जैसे 9 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो फिर वो 10, 11, अब वो 12 कार्बन और 11 कार्बन के बीच में ही प्रेजेंट होगा, यहाँ पर वो प्रेजेंट होगा। यानी कि अब आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है कि ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। वो कार्बन कहाँ पर प्रेजेंट है, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट नहीं होगा, एक को छोड़कर जो है वहाँ पर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ को फिर से आपको बता रहा हूँ कि इस बात को ध्यान रखना है कि ये वाला जो कार्बन है अगर 9 नंबर पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो फिर वो अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं हुआ, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर को छोड़कर यहाँ पर एक छोड़ दिया फिर एक डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होगा। वो 12 नंबर कार्बन के बाद ही प्रेजेंट होगा, 12 और 13 नंबर कार्बन के बीच में प्रेजेंट होगा, न कि 11 और 12 नंबर कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अल्टरनेट वे में, यानी कि कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। इस डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पर जो है किंक वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। ये यहाँ पर किंक जो है किसके कारण जो है प्रेजेंट हुआ है, इस पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण, जो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। और किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में। ठीक है, अब देखिए ये मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जो चेन है वो एक सेचुरेटेड फैटी एसिड की चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है हाइड्रोकार्बन चेन है वो एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के दोनों तरफ दोनों ग्रुप जो पार्ट है वो एक ही साइड में प्रेजेंट है, और यहाँ पर जितने भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके दोनों साइड अपोजिट साइड में जो है ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इस तरह की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, तो इसको आप सिस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और अगर इस तरह का है तो उसको आप ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें भी दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है आपको, एक सिस और एक ट्रांस। अगर दोनों डबल बॉन्ड के एक ही साइड प्रेजेंट है ग्रुप तो फिर आप उसको सिस कंडीशन बोलेंगे, और अगर अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो उसको आप ट्रांस कंडीशन बोलेंगे। मोस्टली ट्रांस होते हैं, मोस्टली ट्रांस फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इस सेचुरेटेड जो फैटी एसिड है और अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड है उन दोनों में जो है आप कैसे डिफरेंस शो कर सकते हैं। और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें यहाँ पर जो है मोस्टली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट में है और मोस्टली अनसेचुरेटेड होते हैं,
ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर सिस और ट्रांस है, और उसमें मोस्टली जो है क्या होते हैं, मैंने जो सर्कल में कर रखा है, मोस्टली सिस वाले जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है सिस वाला यहाँ पर अरेंजमेंट, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, ये सिस जो है फैटी एसिड है, और ये ट्रांस फैटी एसिड है, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, तो मोस्टली सिस होते हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं, और मोस्टली नॉन कॉन्जुगेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, अगर 9 नंबर कार्बन पर जो है 9 नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर वो सेकंड डबल बॉन्ड 12 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट होगा, और फिर उसके बाद में सेकंड जो है, थर्ड जो है 15 नंबर पर प्रेजेंट होगा, और फोर्थ जो कार्बन 18 नंबर पर प्रेजेंट होगा। तो यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि दो बीच में गैप आ जाते हैं, फिर जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि कॉन्जुगेशन मेथड में ये नहीं होगा। इस चीज को आप विशेषली स्पेशली यहाँ से ध्यान दें। ठीक है, और जो है इस कार्बन चेन के अंदर मोस्टली इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, मोस्टली जो फैटी एसिड्स हैं उनका जो है इवन नंबर में जो है प्रेजेंट होता है कार्बन चेन में, कार्बन का नंबर। तो अब देखिए, ये तो हो गया फैटी एसिड, जो कि इस तरह से अपना स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट करता है। और ये फैटी एसिड जो है बाइंड कहाँ करते हैं, अब देखेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, जो है पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल है, जिसमें बहुत तीन जो है, एक दो से ज्यादा जो हाइड्रो OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर भी OH ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर जो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड कर गया है थर्ड नंबर कार्बन पे। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है इसका, और ये जो है इसका थर्ड नंबर कार्बन है। ठीक है, इस थर्ड नंबर कार्बन पर जो है यहाँ पर क्या हुआ है, इस थर्ड नंबर कार्बन पर यहाँ पर बाइंड किया है फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर फैटी एसिड जो है एक तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे अटैच होगा, और एक सेकंड नंबर कार्बन पे अटैच होगा। अगर वो सिर्फ फर्स्ट नंबर कार्बन पे अटैच होता है, तो फिर वो सिंगल टेल फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें सिर्फ एक ही जो है क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल बाइंड करता है। और अगर मान लीजिए वो सेकंड नंबर कार्बन पे बाइंड करेगा, अगर वो किस पे बाइंड करता है, सेकंड नंबर कार्बन पे बाइंड करता है यहाँ पर, तो फिर आप मान के चलें वो कैसा होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों पे बाइंड करता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डबल टेल वाला, ये वाला डबल टेल वाला जो है क्या हो जाएगा, फैटी एसिड हो जाएगा। और अगर ये सेचुरेटेड है दोनों, तो भी हो सकते हैं, और उसमें से एक अनसेचुरेटेड एक सेचुरेटेड भी हो सकता है, दोनों अनसेचुरेटेड हो सकते हैं। वो अलग अलग टाइप के जो है फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड जो है उसके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे जब इसमें इस तरह की अरेंजमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कुछ सेचुरेटेड फैटी एसिड को जो है अगर मैं आपको मेंशन करूं, तो यहाँ पर मिरस्टिक एसिड्स, पाल्मेटिक एसिड, आर्किडिनिक एसिड, ये जो है सारे जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। मिरस्टिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड और आर्किडिक एसिड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये सेचुरेटेड फैटी एसिड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मेरिस्टिक एसिड जो है वो 12 कार्बन वाला है, पाल्मेटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन वाला है, आर्किडिनिक एसिड जो है वो कितने का है, आर्किडिक एसिड जो है वो 20 कार्बन वाला है। तो ये हो गया आपका 14, 16 एंड 20 कार्बन वाले सेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल, जिसके कारण की सेचुरेटेड जो टेल है वो बिल्कुल सीधी होती है, इसमें कोई किंक नहीं है, जो कि जो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसको कम करेगा। फिर यहाँ पर देखिए कुछ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इसके साथ बाइंड किए हुए हैं, एक सेचुरेटेड है एक अनसेचुरेटेड है, जिसके कारण इसकी जो टेल है उसमें किंक प्रेजेंट है। और इस किंक में होने का कारण क्या है कि यहाँ पर कुछ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, जिनमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो पाल्मिटोलिक एसिड, जिसके अंदर जो है एक अनसेचुरेशन वाला कार्बन प्रेजेंट है 9 नंबर पर, यानी कि 60 कार्बन वाला जो है कार्बन चेन है, जिसमें एक जो है 9 नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर आता है इसके अंदर दूसरा ओलिक एसिड, ओलिक एसिड में भी एक जो है कार्बन अनसेचुरेशन वाला है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, और ये 18 कार्बन वाला जो है चेन इसमें प्रेजेंट है। फिर आता है आपका लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड के अंदर जो वहां पर आपको दो
डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इसके कार्बन चेन में, और दोनों का पोजीशन होगा 9 और 12, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो आपको 18 शो करना है लिनोलेनिक एसिड के अंदर। फिर जो है एक और जो यहाँ पर शो किया गया है कार्बन, ये लिनोलिक एसिड है और ये लिनोलेनिक एसिड है। ठीक है, ये लिनोलेनिक एसिड है जिसके अंदर आपको 3 जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो कितने हैं लिनोलेनिक एसिड में, 18 है इसमें भी। तो इन दोनों के अंदर जो है 18 कार्बन है, पर एक में डबल बॉन्ड की संख्या डबल है और एक में डबल बॉन्ड की जो नंबर है वो 3 है। ठीक है, फिर आता है आर्किडोनिक एसिड। एडीए का मतलब है यहाँ पर आर्किडोनिक एसिड, जिसमें कितने हैं डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है। उनकी पोजीशन क्या है, 5th नंबर कार्बन पर, फिर 8th, फिर 11th और फिर 14 सॉरी। तो यहाँ पर 4 जो है क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये अनसेचुरेशन का जो है डिग्री यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर आप ऊपर से नीचे तक जाएं तो यहाँ पर अनसेचुरेशन की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर लिनोलिक एसिड में डबल जो है कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लिनोलेनिक एसिड के अंदर 3 जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और आर्किडोनिक एसिड के अंदर 4 जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। कन्फर्मेशन कुछ भी हो सकता है, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, तो वो बाद वाली कंडीशन है कि कन्फर्मेशन जो है इसका सिस है या ट्रांस है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वेराइटी ऑफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट होती हैं, और वेराइटी ऑफ फैटी एसिड के अंदर फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर में भी जो है क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। उस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने के कारण इस लीफलेट की जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग हो जाते हैं, और इस लीफलेट के स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग हो जाते हैं, यानी कि दोनों जो लीफलेट्स हैं वो आपस में एसिमेट्रिकल नेचर को रिप्रेजेंट करती है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। और इसकी एसिमेट्री को बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट जो है लिपिड, सेकंड प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे जो है एसिमेट्रिकल जो है इसको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो लिपिड भी यहाँ पर एसिमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस लिपिड बाइलेयर की एसिमेट्री में जो है लिपिड का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर अलग होने के कारण, डिफरेंट होने के कारण इसको एसिमेट्री वाली कंडीशन क्रिएट होती है। अब देखिए नेक्स्ट कि ये दोनों की बाइंडिंग कैसे होती है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड फैटी एसिड की, जिसके कारण जो है इसकी पूरा फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो है बनता है, उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें किस तरह से आप नेक्स्ट देखिए। अब ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर मैंने शो किया है, इस मॉलिक्यूल में मान लीजिए एक फैटी एसिड जो है यहाँ पर ड्रॉ करके मैं बता रहा हूँ, एक फैटी एसिड मान लीजिए यहाँ पर ये R1 से रिप्रेजेंट किया, एक फैटी एसिड यहाँ बाइंड किया, एक फैटी एसिड यहाँ बाइंड किया, और ये एस्टर बॉन्ड से जो है बाइंड किया हुआ है। इस बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है, और ये भी एस्टर बॉन्ड है, जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा है ये भी एस्टर बॉन्ड है। तो अगर मान लीजिए 2 फैटी एसिड यहाँ बाइंड किए हैं तो डबल टेल वाली स्ट्रक्चर बनेगी, अगर एक फैटी एसिड बाइंड किया तो सिंगल टेल वाला बनेगा, और अनसेचुरेशन वाला फैटी एसिड बाइंड किया तो फिर वो उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किंक पैदा होंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जब इसमें 2 फैटी एसिड बाइंड करके हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ, तो इस मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे, फॉस्फोटिडिक एसिड। इसको बोलते हैं फॉस्फोटिडिक एसिड, PTA। इसको क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोटिडिक एसिड, जिसके अंदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, और ऊपर जो है 2 मॉलिक्यूल जो है फैटी एसिड के बाइंड किए हुए हैं और एस्टर बॉन्ड के साथ बाइंड किए हुए हैं, ये वाले बॉन्ड। इस पर्टिकुलर कंबाइंड मॉलिक्यूल को आप फॉस्फोटिडिक एसिड बोलेंगे। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इतना पार्ट है जो मैंने एरो से रिप्रेजेंट करता है बॉक्स के अंदर, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को जो मैं इस फैटी एसिड में जो मैं हेड बनाता हूँ, इसको क्या करते हैं, हेड, पोलर हेड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, पोलर हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो फैटी एसिड के चेन है ये टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 टेल बनाता हूँ इस तरह से इसके साथ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डबल टेल वाला फैटी एसिड हो गया।
तो यहाँ पर जो है मान लीजिए ये हेड है जो कि पोलर हेड है, और ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलर हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है टेल इसकी कैसी होगी, नॉन पोलर टेल होगी। ये कैसी है, नॉन पोलर यहाँ पर टेल है। तो यहाँ पर पोलर हेड है और नॉन पोलर टेल है। पोलर हेड वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, वो नॉन पोलर जो टेल है वो आपस में मिलकर दोनों लीफलेट की नॉन पोलर रीजन क्रिएट करती है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फर्दर जो है टाइप ऑफ फैटी एसिड, ये टाइप ऑफ जो है फॉस्फोलिपिड कैसे जो है क्रिएट होते हैं, उनका सिंथेसिस कैसे होता है। तो फिर उस पर्टिकुलर को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर नेक्स्ट को समझने से पहले एक बार फिर से मैं इसको कहूँ कि इस पर्टिकुलर एक फॉस्फोटिडिक एसिड के अंदर कितने मॉलिक्यूल, जिसको अपन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं। फॉस्फोटिडिक एसिड क्या हो गया, एक तरह का ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो गया, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है और लिपिड यानी कि फैटी एसिड प्रेजेंट है। तो इसको कमांडली अपन बोलते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, या फिर इसको बोल रहे हमने फॉस्फोटिडिक एसिड। इसमें कितने मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का है। कितने मॉलिक्यूल जो है फैटी एसिड के हैं, तो 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं, ये वाले 2 मॉलिक्यूल जो है फैटी एसिड के हैं। कितना मॉलिक्यूल फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या है, फॉस्फेट का है। 1 मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर, फॉस्फेट का प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल का प्रेजेंट है। और अगर इसके साथ एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का और ऐड कर दूं, क्या कर दूं मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का अगर यहाँ पर जोड़ दें एस्टर बॉन्ड से, इस पर्टिकुलर OH जो फॉस्फेट का है, यहाँ पर अल्कोहल का मॉलिक्यूल आप जोड़ दें, क्या जोड़ दें आप, अल्कोहलिक मॉलिक्यूल, तो फिर ये पूरा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है वो कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे आप, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। लेकिन अगर ये OH ही प्रेजेंट है तो उसको फॉस्फोटिडिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोटिडिक एसिड। अगर अल्कोहलिक मॉलिक्यूल कौन सा है यहाँ पर, उसके आधार पर वैरायटी ऑफ जो है क्या बनेगी, फॉस्फोलिपिड। जबकि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पर एज ए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, फॉस्फोटिडिक एसिड को, जिसमें इस तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल की वैरायटी ऑफ फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट कैसे होगा ये। तो इस फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ, इस फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ मैं यहाँ से इसको लिंक कर रहा हूँ। अगर साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स, क्या साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद इसमें से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल इससे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और एक मॉलिक्यूल बनता है इंटरमीडिएटरी, या इसको प्रिकर्सर बोलते हैं, बाकी सारे जो है मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड के वो इसी से डेवलप होंगे। इसको बोलते हैं CDP डाई एसाइल ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलेंगे, CDP डाई एसाइल ग्लिसरॉल। और कितने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग टाइप के जो है अल्कोहल के मॉलिक्यूल की जगह कौन कौन सा मॉलिक्यूल बाइंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉस्फोलिपिड बनेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि इस अल्कोहलिक मॉलिक्यूल की जगह इनासिटोल जो है अगर बाइंड कर जाए अल्कोहलिक मॉलिक्यूल के साथ, एट द प्लेस ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर इनासिटोल एज अल्कोहलिक कंपाउंड जो है अगर बाइंड कर रहा है, तो फिर वहां पर क्या होगा, फॉस्फोटिडाइल इनासिटोल जो है का फॉर्मेशन होगा, जिसको PI से रिप्रेजेंट किया है। और इस पे जो है ओवरऑल चार्ज जो है न्यूट्रल, नेचुरल या न्यूट्रल pH पे ओवरऑल चार्ज है -1। अगर वो अल्कोहलिक कंपाउंड जिसमें सेरीन मॉलिक्यूल का बाइंडिंग है और फॉस्फोटिडाइल सीरीन सिंथेटेज एंजाइम जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फॉस्फोटिडाइल सीरीन जो है इसके अंदर का इसका फॉर्मेशन होगा, फॉस्फोटिडाइल सेरीन का जो है फॉर्मेशन होगा, उस पर भी -1 चार्ज होता है। और अगर मान लीजिए इस फॉस्फोटिडाइल सेरीन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मैं रिलीज कर दूं इस फॉस्फोटिडाइल सेरीन से, इसका डीकार्बोक्सिलेशन अगर
इस प्रोसेस होता है इसके साथ, जिसमें से फॉस्फेटिडाइल सीरीन कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस पे काम करेगा, उसमें से एक कार्बन मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है इसमें से रिलीज कर देगा। तो फिर जो रिमेनिंग पार्टिकल बचेगा या रिमेनिंग मॉलिक्यूल बचेगा उसको आप बोलेंगे फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन, पीई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको आप सिफेलिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिफेलिन। और इस पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नेट चार्ज 0 से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन और फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन, ये दोनों जो है वो कौन सी साइड जो है ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोसोलिक साइड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों के कंसंट्रेशन या जो इनका हाई अमाउंट जो है किस तरफ है? साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ जो है इनमें, यानी कि साइटोसोलिक लीफलेट में इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो एक जनरल वे में अपन बात कर सकते हैं, जो पोलर होते हैं ज्यादा लिपिड के मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, वो जो है इनर लीफलेट में ज्यादा टेंडेंसी होती है उनकी प्रेजेंट होने की। और जो नॉन पोलर होते हैं, कम पोलर होते हैं, उनकी जो है टेंडेंसी कहाँ पर होती है? आउटसाइड द लीफ लेफ्ट जो है वो प्रेजेंट होने की टेंडेंसी उनकी ज्यादा होती है। इस कारण से दोनों में जो है क्या हो गया, दोनों के अंदर जो आयोनिक है या लेस आयोनिक है उसके आधार पर देखते हैं अपन। अगर मोस्ट ऑफ वेराइटी को अपने को रिमाइंड रखना है तो फिर आप इसे देखेंगे कि फॉस्फेटिडाइल सेरीन और फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन का जो कंसंट्रेशन है वो इनर लीफलेट या साइटोसोलिक साइड के लीफलेट में ज्यादा होता है। फिर जो नेक्स्ट, और ये भी ध्यान रखना कि जो पीएस है वो पीई में कैसे कन्वर्ट, तो इसमें आप देखेंगे अभी जो हम स्टडी कर रहे थे यहाँ पर इसी चीज को मैं बता रहा हूँ, आप इसको देखिए कि किस तरह से इसमें मॉलिक्यूल बाइंड किया हुआ है, उसमें चार्ज कितना है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर इस चीज को अपने को इंक्लूड करना है। देखिए इसमें तो ये जो फॉस्फोडाइल एथेनोमिलिन और सेरीन है उसका पोजीशन बताया है। उसके बाद में जो है अगर एल्कोहलिक मॉलिक्यूल की जगह फॉस्फोडाइल कोलिन जो है बाइंड कर जाए, कोलिन मॉलिक्यूल, तो फिर उसको बोलेंगे फॉस्फोडाइल कोलिन। और कोलिन से फॉस्फोडाइल कोलिन का सिंथेसिस डायरेक्ट हो सकता है कि अगर मान लीजिए एक दो मॉलिक्यूल सीटीपी के और एक मॉलिक्यूल एटीपी अगर इसमें हेल्प करे तो फिर वो कोलिन डायरेक्ट फॉस्फोटिडाइल कोलिन में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर फॉस्फोटिडाइल एथेनोलामीन है, उसके साथ कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करे उसमें, अगर आप मान के चले मेथाइल ट्रांसपेट, अगर ये मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इस पर्टिकुलर फॉस्फोटिडाइल इथेनोलामीन पर काम करता है, पीई पर काम करेगा, तो फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फॉस्फोटिडाइल कोलिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जिस पर भी कोई भी नेट चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, और वो इसकी जो पोजीशन है वो नॉन साइटोसोलिक है, यानी कि ये एक्सटीरियर आउटर साइड वाले लीफलेट में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसको आप लेसिथिन भी बोलते हैं। और मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, लेसिथिन। यहाँ पर जो है इस पे कोई नो नेट चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इस पे, और ये लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करने वाली इस पर्टिकुलर फॉस्फोडाइकोलिन या लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में लेसिथिन जो है पार्टिसिपेट करती है, इस प्रोटीन जो है। और ये मोस्ट अबंडेंट टाइप जो है वो फॉस्फोलिपिड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। देखिए लास्ट वाला, ये एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिस पर चार्ज बहुत ज्यादा है, -2 चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड को हम बोलते हैं डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं अपन? डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल।
और ये कार्डियोलिपिन के नाम से भी यहाँ पर आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको कार्डियोलिपिन भी बोलते हैं। तो इस तरह से वरीज टाइप की फॉस्फोलिपिड की वैरायटी जो है प्रेजेंट है, उनका सिंथेसिस जो है इस तरह से होता है कि इस पर्टिकुलर सीडीपी डाइसेल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो कि इन पर्टिकुलर टाइप के जो है फास्फोलिपिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन सभी फास्फोलिपिड की कंसंट्रेशन जो है आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट में अलग अलग होती है, इसलिए ये एसिमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिपिड बाइलेयर की, जो कि वेरियस फंक्शन को प्ले करने में हेल्प करते हैं। एसिमेट्री होने के कारण जो डिफरेंट टाइप की जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो प्ले कर पाती है लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इसी को हमने इस बुक्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि एसिमेट्री के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह से ये लिपिड्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज रिमाइंड करवा देता हूँ सारा का सारा। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले देखा कि किस तरह से लिपिड के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। इस तरह की मान लीजिए ये पर्टिकुलर ये देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से लिपिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं लिपिड बाइलेयर में, कौन सा पार्ट जो उसका नॉन पोलर पार्ट है, कौन सा पार्ट जो उसका पोलर पार्ट है, और किस तरह से जो है ये वाटर मॉलिक्यूल से कौन सा पार्ट बाइंड कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, और किस तरह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके साथ बाइंड किए होते हैं, लिपिड को कितनी तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले फॉस्फोलिपिड को सिलेक्ट किया स्टडी के लिए, उसमें दो पार्ट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। पहले ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को हमने सिलेक्ट किया। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में हमने डिफरेंट टाइप का उसका, जैसे लाइपेज से इसको डाइजेस्ट करेंगे तो इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग स्टडी किया, जिसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हमने डिस्कस किया। उसमें हमने उसका सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को देखा। हमने इसका कंफर्मेशन देखा कि सिस है या ट्रांस है। मोस्टली सिस होते हैं, मोस्टली अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मोस्टली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल कैसे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल साथ बाइंड किया हुआ है, कैसे जो है वो एस्टर बॉन्ड से इस पर्टिकुलर फैटी एसिड से बाइंड करता है, कैसे सिंगल टेल जो है फास्फोलिपिड है, ये डबल टेल फास्फोलिपिड है, ये किंक वाले फास्फोलिपिड है, वो कैसे फॉर्मेशन होते हैं, और पर्टिकुलर जो है कौन कौन सा फैटी एसिड जो है इस तरह के फास्फोलिपिड को बनाने में पार्टिसिपेट करता है, और फिर जो है किस तरह से डिफरेंट टाइप के फास्फोलिपिड का बायोसिंथेसिस होता है, उसमें जो सीटीपी पार्टिसिपेट करता है, फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज होते हैं, और ये इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स बनता है सीडीपी डाइएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि वेरियस टाइप के फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो जो है अलग अलग कंसंट्रेशन में आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट में जो है स्टेब्लिश हो जाते हैं, जिसके कारण एसिमेट्री जो है क्रिएट होती है। तो यहाँ पर इन सभी का पोजीशन के बेसिस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन पे चार्ज है उसके बेसिस पे जो है इसका सेपरेशन कर देंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा को हेल्प मिलेगा किस पे कम चार्ज है, किस पे ज़्यादा चार्ज है। अब नेक्स्ट जो है अपन देखेंगे इसमें कि स्पिंगोफॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपन स्पिंगोफॉस्फोलिपिड और रिमेनिंग जो फास्फोलिपिड है उसको अपन डिस्कस करेंगे, और फिर जो है फास्फोलिपिड की फ्लूइडिटी के बारे में और उसके मोबिलिटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।